ग्रेट। हम लोग अभी हीलिंग सर्कल शुरू करेंगे एंड बिफोर वी बिगिन द सर्कल प्लीज अलाउ मी टू रीड द गाइडलाइंस. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. Thank you for joining in. And today we have a speaker, Dr. Ismat Gabula. वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं एंड शी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ BSE फॉर लाइफ. शी इज पैशनेट अबाउट इंस्पायरिंग एंड empowering women to take better care of their health, starting with breast health. She has spent the past 3 decades in health working in diagnostic ultrasound. That's really great. She has also participated actively in research, working with Pfizer India and Dr. Shoaib Padaria as a project coordinator on multiple projects. Now, having been at an intersection of being a doctor in a rapidly evolving diagnostic field, a patient living through breast cancer treatment, and a cancer survivor with fresh eyes to revisit life's purpose itself. That's so wonderful, Dr. Ismat, and I'm sure कि हमें आज के सेशन में बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप खुद इस जर्नी से निकले हैं, आप डॉक्टर भी हैं, और कैंसर में द फर्स्ट स्टेप टू दिस जर्नी इज डायग्नोस्टिक. अगर राइट टाइम पे राइट डायग्नोसिस हो जाए तो एक्चुअल में हम लाइफ सेव कर सकते हैं. एंड कई बार और लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इसके अराउंड. कई बार डायग्नोसिस टाइमली नहीं होता है, काफ़ी डिले हो जाता है, या पेशेंट की साइड से या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर की साइड से कई बार मिसडायग्नोसिस हो जाता है, और हम खुद अपने सिम्टम्स इग्नोर करते हैं. वी डोंट लिसन टू आवर बॉडी एट टाइम्स. एंड डायग्नोसिस हो भी गया तो पैथोलॉजी रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है उसके. I've also seen that different doctors have different ways to interpret their report. So definitely आपकी journey as a doctor and journey as a cancer warrior, we would learn a lot from you today. And thank you for joining in and accepting our invite to be in this healing circle to inspire, motivate, share and connect with other warriors. So over to you, Dr. Smart, and मेरे साथ में मेरी co-host भी हैं आस्था कौशिक. So over to you, Astha and Dr. Smart. Thank you. हेलो डॉक्टर इस्मात, मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहती हूँ हमारे हीलिंग सर्कल सेशन में. तो हम शुरू करते हैं. तो आप पहले बता सकती हैं कि आपकी कैंसर जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई और आपका डायग्नोसिस कैसे हुआ? जरूर, मैं हिंदी में ही बात करूँ, राइट? इट्स ओके, राइट? बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी एटलीस्ट, डेफिनेटली. तो या मैं 57 इयर्स की थी in 2017 जब I caught the cancer. मेरी फैमिली हिस्ट्री है. मेरी ग्रैंडमदर को लिम्फ ब्लड कैंसर था, मेरी एक आंट को ब्रेस्ट कैंसर, मौसी मदर्स साइड ब्रेस्ट कैंसर था, मेरी एक दूसरी मौसी को सार्कोमा था. सो कैंसर हमारी फैमिली में है. जानते हुए आई वाज वेरी केयरफुल. मैं काफी केयर लेती थी अपने आप का और चेक करती रहती थी. जो डॉक्टर होने के नाते आई वॉज वेरी श्योर कि मैमोग्राफी करूं तो बस है. बट ये नहीं है सही, इसमें और भी कुछ करना पड़ता है और अपने आप को सेल्फ चेक करना बहुत बहुत जरूरी है. मैं अपने आप को कभी कभार चेक कर लेती थी, नॉट नेसेसरी रेगुलरली करती थी, बट इतना रेगुलर नहीं था. साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर करवाती थी, क्योंकि मेरी ब्रेस्ट लंपी ब्रेस्ट जिसे कहते हैं, तो पहले से मुझे वो डर था कि शायद ये कैंसर हो या व्हाटएवर. दो आई वाज अ डॉक्टर, आई न्यू एवरीथिंग, बट वो फिक्र रहती है, एक बार कुछ फाइब्रोमा निकला वगैरह वगैरह, तो चेक करती रहती थी. पर उस साल जो मेरा एनुअल चेकअप था सितंबर में, वो नहीं हो पाया बिकॉज कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स था, कुछ इश्यूज हो गए और मैं भूल गई. 3 महीने के बाद आई जस्ट फाउंड अ लंप. मुझे नहाते वक्त एक महसूस हुआ इन द 12 o'clock पोजिशन, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, मतलब एक मार्बल का साइज था, जो मुझे उसके पहले नहीं महसूस हुआ. तो इतना जल्दी तो फट करके तो नहीं बढ़ता, और उसमें कोई पेन नहीं ना कुछ. सो वो एक साइन है कि अर्ली कैंसर कभी दर्द नहीं होता.
और उसका फीलिंग कुछ अलग ही होता है। लंप और लंपी ब्रेस्ट्स में बहुत फर्क होता है, अंतर बहुत होता है। कैंसर का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो मुझे महसूस होने पर ही समझ गया कि भाई ये तो लफड़ा ही है। तो समझा मैंने और फिर उसकी जांच करवाई। जांच करवाने के लिए लाइक डिम्पल सेड, यू नो, कभी टाइम लग जाता है करने में। अभी जब लगता है कि ये प्रोबेबली कैंसर हो सकता है तो दिमाग में आता है कि इसको कभी निकालें, इसको कभी हटाएं, इसको कभी जांच करें, इसको डायग्नोज कब फाइनल करें। अभी डॉक्टर होते हुए आई हैड ऑल द कॉन्टैक्ट्स, ऑल द कम्युनिकेशन, सब कुछ था। फिर भी वो था एक फ्राइडे, सैटरडे का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मंडे का अपॉइंटमेंट मिला। तो वो 2 दिन थे मेरे बहुत टेंशन में। मंडे का अपॉइंटमेंट कॉल हुआ आया कि वो मशीन खराब हो गया है, ट्यूसडे को करो। दूसरी बाजू जाना पड़ा, दूसरी बाजू भी कुछ ना कुछ लफड़ा ही था। इट वॉज नॉट हैपनिंग, नहीं हो रहा था। दोनों बॉम्बे में रहते हुए और डॉक्टर्स को जानते हुए, एवरीथिंग, आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट, तो रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में मैं सबको जानती हूँ इसके बावजूद। तो फिर फाइनली मैं अपने एक दोस्त के पास गई। मैं बोला, बच्चा तू चेक कर ले प्लीज कि ये कुछ नहीं है, और मुझे बता दे कि कुछ नहीं है और हम आगे बढ़े। बुधवार का दिन हो गया, ये मंगल का दिन हो गया। तो मंगल का दिन उसके पास शाम को गई मैं। और नॉर्मली क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं ना, अपने को लगता है कि कुछ है और नहीं निकलता है कुछ भी। तो मैंने सोचा चलो ये भी ऐसा ही बोलेगी और हम घर चले जाएंगे खुशी खुशी। दो ऑफ कोर्स आई न्यू इन द बैक ऑफ माय हेड कि ये लफड़ा है एनीवे। और उसने कहा कि भाई इस्मत, ये तो लफड़ा लगता है, इसमें कुछ करना पड़ेगा। और हमने डॉक्टर को फोन करे और वापस करे, तो बोले आज तो नहीं हो पाएगा, कल आओ आप। तो फिर उस हिसाब से मैं फिर पहले मेरे एक दूसरे फ्रेंड थे जो ऑन्को सर्जन है, उनके पास गई। तो बोला सर्जन को बता के देखते हैं, और वो भी वही बोला कि बस ये तो लगता है डेफिनेटली कैंसर का सिम्टम, ये जो लंप है। लिम्फ नोड्स भी थे आर्मपिट में। तो कोई नहीं, चलो फिर नेक्स्ट डे जा गए और फिर तपास हुई। और फिर बोला चलो अभी चलो बायोप्सी करो, निकालो निकालो निकालो। बट इट वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज बायोप्सी करने के लिए ब्रेस्ट में थोड़ा केयर लेना पड़ता है क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो वहां ब्लीडिंग होने के चांसेस है। और आई वाज ऑन ब्लड थिनर्स, आई एम हाइपरटेंसिव, मेरी फैमिली हिस्ट्री में यू नो ब्लड हार्ट डिजीज है, तो मैं ब्लड थिनर्स पर थी। तो 5 दिन तक ब्लड थिनर्स बंद करना, फिर बायोप्सी करना, इसके लिए और 5 दिन निकाले। फिर बायोप्सी हुई, फिर बायोप्सी का रिजल्ट, क्योंकि बायोप्सी के बिना जैसे आप लोग जानते हैं कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बायोप्सी होने के बाद ही डायग्नोसिस कंक्लूसिव होता है कि भाई ये है ही है, क्या है और कौन सा वाला कैंसर है, उसको कौन सी ड्रग्स चलेंगे और कैसे यूज करना, और सर्जरी पहले करना या बायोप्सी यू नो कीमो पहले करना, वो सब बाद में जब बायोप्सी का रिजल्ट आता है तो टाइम लगता है। तो इस हिसाब से शुरुआत हुई और फिर आगे बढ़े। जी मैम, तो जैसे तब आपको फील हुआ लम्प, उसके अलावा कोई और ऐसी स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम थी या कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई और साइन या सिम्टम जिससे आपको लगा कि ये हो सकता है? नहीं, दैट्स व्हाट, नो, कैंसर अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ वो लंप होता है और उसमें ना दर्द होता है ना कुछ। एक्चुअली मैंने महसूस नहीं किया, पर आर्मपिट में भी थे गांठ थी। इफ आई फेल्ट इन द आर्मपिट लेटर, वो सब समझा बाद में, पर उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था। जस्ट वो गांठ मिली और उसको लेके प्रॉब्लम क्या था, मुझे जाना था 2 चीज के लिए। एक थी शादी, मेरी नीस की शादी थी 1 महीने के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत प्यारी थी, और मुझे बड़ौदा जाना था उसके लिए। आई फेल्ट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा था हमारा हॉलिडे जो मई में आ रहा था, और मैंने पूरा बुकिंग वगैरह कर रखा था। मेरे हस्बैंड का 60th बर्थडे था, तो हम अलास्का जाने वाले थे सब बच्चों को लेके, मेरे बच्चे कहीं बाहर गांव थे, तो पूरा प्लानिंग मैंने किया हुआ था। और मैं सोच रही हूँ ये बीच में कहाँ से आ गया, यू नो, मेरा सब प्रोग्राम का प्रॉब्लम चौपट हो रहा है।
ऐसी प्रॉब्लम। आई वाजंट लाइक ये मुझे क्यों हुआ, इट वाज लाइक ये अभी क्यों हुआ। जी बिल्कुल, मतलब ऐसी ही फीलिंग आती है, मतलब सब कुछ अच्छे से आप प्लानिंग कर रखा है, सब हो रखा है, और एकदम से बीच में कुछ ऐसा हो जाए तो। इनफैक्ट एक्चुअली मेरी बेटी ने थोड़े दिन पहले ही मुझे पूछा था, मम्मी आप कैसे हो, वो अमेरिका रहती है, तो कभी कभार एक दूसरे बात होती है, तो ऐसे ही उसने पूछा, तो आई सेड सना आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरी हेल्थ इज द बेस्ट, आई वाज इन अ रियली गुड स्पेस, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग आई वाज जस्ट परफेक्ट। ऑफ कोर्स आई वाज हाइपरटेंसिव, मुझे ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोकोलेस्ट्रॉल, तो आई मीन दीज आर थिंग्स फैमिली में है, तो वो था मुझे, सो आई वाज लाइक उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी और सब अंडर कंट्रोल था, देयर वाज नो डाउट और नो क्वेश्चन अबाउट एनी ऑफ दैट, सब अच्छा ही चल रहा था, बहुत अच्छा इनफैक्ट। जी, तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने कुछ टाइम पहले ही अपनी लाइक बेटी से बात करी थी, तो तब आपका डायग्नोज हो गया, तब आपको डायग्नोसिस हुआ, तो तब क्या रिएक्शन था आपका, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था तब? फैमिली तो I did not really ask them, I just told them because I mean that's what it is, सब अचंभे में थे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, nobody really asked me because finally family में my side of the family I'm the only doctor, मेरी मदर की साइड में अलग बात है, उसकी बाद में बात करती हूँ, मेरी खुद की बात करूं, मेरा एक ही, जब मुझे कंफर्म हुआ कि ये कैंसर है, मुझे एक ही सोच आया कि अगर ऊपर वाले ने मुझे ये दिया है उसका कुछ कारण है, देयर इज अ पर्पस, मुझे ये क्यों बीमारी हुई, मैंने आई बीन सो केयरफुल, तो और मेरे पास कैपेसिटी है, इसलिए मैं इसको हैंडल कर पाऊंगी, और इसको मुझे आगे कैसा लेके जाना है, मैंने एक्चुअली बैठ के मेरी सब कजिन्स, क्योंकि मटर्नल साइड में होता है ना ये, तो मेरी जो कजिन्स है सबको मैंने फोन करा खुद, जब कंफर्म हुआ कि भाई आप लोग अपना चेकअप प्लीज करवा लो, रेगुलरली करवा लो, और अब तुरंत करवा लो, जस्ट गेट योर सेल्फ चेक्ड नाउ एंड कीप इट रेगुलर। मेरी फ्रेंड्स को सबको बोल दिए, आई मीन वो लोग सोच रहे हैं कि ये क्या कर रही है, बट मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा कि अगर मैं इससे फंस सकती हूँ, और ग्रेड 2B था, मतलब साइज भी बहुत छोटा नहीं था, और लिम्फ नोड्स में भी गया था, तो इट वाज अ लिटिल मोर देन अर्ली स्टेज, एकदम फर्स्ट स्टेज नहीं था, तो अगर मुझे ऐसे हो सकता है, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं औरों को बताऊं, और मैंने तभी ठान लिया कि वंस आई एम थ्रू दिस आई विल वर्क ऑन इट। टाइम लगा मुझे, क्योंकि वो ब्रेन फॉग वगैरह काफी हो गया, और आई वाज क्वाइट अपसेट विद इट, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह, तो उसकी वजह से मुझे टाइम लगा, पर मैंने जब शुरू किया तो ये BSc फॉर लाइफ शुरू किया, जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी के लिए और अपनी पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि अब पता चलता है कि अगर आप देखो तो ब्रेस्ट कैंसर इज द वन कैंसर दैट इज मोस्ट कॉमन, औरतों में सबसे कॉमन होने वाला कैंसर पूरी दुनिया में, और जिस कैंसर से औरतों की मौत सबसे ज्यादा होती वो भी ब्रेस्ट कैंसर ही है, और 40% ऑफ केसेस औरत खुद डिटेक्ट करती है और डॉक्टर के पास जाती है, तो अगर हम खुद डिटेक्ट करें और हम डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर जल्दी पकड़े क्यों नहीं। इसलिए मैं ये प्रमोट करना बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि औरतों को अपने हेल्थ को खुद चेक करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ केयर अवेयरनेस व ब्रेस्ट हेल्थ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए एक वेबसाइट भी शुरू करी और टॉक्स भी देती हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी जिसको भी जरूरत हो, एंड I make a point of doing this. Yeah, my maternal side, my father डॉक्टर्स है, मेरे भाई, मेरे फादर, मेरी भाभी, मेरी बहन, सब लोग उस तरफ डॉक्टर है। वो लोग बहुत गुस्सा हो गए मुझसे कि ये क्यों हुआ, तुमने ऐसे करना है, होने दे कैसे दिया, they couldn't understand why I let it get there, but I didn't know. I mean, I was
that was it. So yeah. जी, तो मेरा मतलब तब आपका डायग्नोसिस हो गया तो मतलब आपने क्या ट्रीटमेंट लिया फिर इस पूरे कैंसर में, आपने क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया? सो फ्रेंड्स कॉलीग्स वगैरह तो है ही, तो उस हिसाब से हम अपने पहचान के ही डॉक्टर के पास गए और डिस्कस करने के बाद जो कैंसर था उसको कीमो और प्रोटोकॉल क्या होता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ये 3 चीजें तो होती ही है। शुरुआत इधर कीमो से करो या सर्जरी से करो। कीमो से क्या होता है, कैंसर के सेल्स को मारा जाता है और अगर कैंसर के सेल्स को बॉडी में मारा जाए, जब फैला हुआ आता है ना कैंसर, तो कैंसर के सेल को पहले मारने की कोशिश की जाती है कि सब बाजू से अगर जितने भी सिकुड़ जाए मर जाए, फिर ऑपरेशन किया जाता है कि जो भी बचा है उसको निकाल दें। अगर छोटा है तो पहले ऑपरेट करते, मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हूँ फिलहाल तो, राइट। तो अगर छोटा है तो निकाल देते हैं, फिर कीमो की जरूरत पड़े तो रेडिएशन जैसे जरूरत पड़े। मेरा ऐसा था कि थोड़ा बहुत फैला था, तो पहले हमने कीमो करे। कीमो और कीमो करने के पहले ऑफ कोर्स डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी। अल्ट्रासाउंड से क्या पता चलता है, मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में 2 अलग किस्म की चीजें होती है और दोनों की जरूरत होती है। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि पानी की गांठ है कि सॉलिड गांठ है, वो पिकअप होता है और वो मैमोग्राफी में नहीं पता चलता। मैमोग्राफी में अगर जल्दी का कैंसर है और बारीक बारीक बहुत अर्ली है और जस्ट थोड़ी कैल्सिफिकेशन है, उसको पिकअप किया जाता है और उसका अगर स्प्रेड है तो देखा जाता है। लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट सोनोग्राफी में दिखता है, मैमो में कम। तो दोनों को करना जरूरी होता है, एक दे आर बोथ इम्पोर्टेंट टू बी डन। इसके बाद ट्रीटमेंट चालू करने के पहले पेट स्कैन किया जाता है। पेट स्कैन क्या होता है, इससे अपनी बॉडी में कहाँ कैंसर के सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं, उसमें गर्मी ज्यादा होती है, वो इतनी गर्मी होती है जिसकी वजह से वो इमिशन करते हैं अमुक एक किस्म का रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो जब वो पिया जाता है और फिर वो बॉडी में पिकअप होता है, जहां कैंसर के सेल्स होते हैं वो पिकअप करेंगे, तो वो पेट स्कैन में पता चलेगा कि कैंसर कहाँ कहाँ है, अगर फैला हुआ है, किधर और है, सिर्फ एक जगह में है कि इधर और, तो वो सब पता चल सकता है। उसके बाद जी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, क्योंकि फिर कंफर्म होता है कि क्या एग्जैक्टली करना है। तो मेरे केस में हमने पहले कीमो करे और कीमो करने के पहले अल्ट्रासाउंड के जरिए एक मार्कर लगा दिए जहां कैंसर था ब्रेस्ट में। क्योंकि क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, वो कीमो के बाद अगर वो कैंसर के सेल्स चले गए तो पता नहीं चल सकता है कहाँ है, तो फिर वो ऑपरेशन करने के वक्त कहाँ ऑपरेट करना है वो डॉक्टर को पता चले, इसलिए वो मार्कर लगा दिया जाता है। तो लगा दिया गया अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एंड देन कीमो किया गया और फिर सर्जरी किया गया। एडवांटेज ऑफ डूइंग सर्जरी बिफोर कीमोथेरेपी क्या है, अभी ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं ऑफ कोर्स कि कौन सा पहला करना है, पर जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो हेल्दी है, सिर्फ वो एक कैंसर है, करेक्ट, वो कैंसर तो अभी पता चला, तब तक आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है। मेरी बॉडी फिट थी when I got the cancer, but कीमो लेने की वजह से क्या होता है, कीमो एक दवाइयां है जो कैंसर के सेल्स को मारती है, कैंसर के सेल्स को मारती है, बट ऑल्सो नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान करती है। ये जो नुकसान होता है नॉर्मल सेल्स को, इससे अपनी पूरे शरीर में तकलीफ पहुंचती है, अलग अलग किस्म की, हर इंसान का अलग, मुझे भी हुए।
तो by the end of the chemo you're not as healthy as you were when you started it. Correct? तो ये जो I was 57 when I was diagnosed. Somebody asked that question. So I'm sorry, where was I? I was saying something. मैम आप बता रहे थे कि कीमोथेरेपी के वक्त अब आपको हाँ, जो तो प्रॉब्लम बिफोर थी, दैट हाँ तो पहले तो मैं बिल्कुल फिट थी। अब ये कीमो होने के बाद तो जरा हालत काफी बुरी हो गई थी और फिर सर्जरी करना था, तो इसलिए कीमो के बाद थोड़ा ब्रेक देते हैं, फिर ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बॉडी को रिकवर करने को टाइम मिलता है, फिर सर्जरी करते हैं। कीमो देने के लिए मुझे पॉट लगाया गया। पॉट क्या होता है? एक नली होती है, वो जो अंदर आईवी डायरेक्टली अंदर मेन वेन्स में डाल दी जाती है, नहीं तो आपको उंगली में डालते हैं सुई में, मतलब नीडल्स के थ्रू आईवी लाइंस देते हैं, पर ये जो सेंट्रल लाइन डाल देते हैं उससे फिर घड़ी घड़ी प्रिक करने की जरूरत नहीं और डैमेज स्किन को नहीं होता और स्किन का रिएक्शंस वगैरह नहीं होते। तो ये पॉट जो डालते हैं बहुत ही यूजफुल चीज है डालने के लिए। मेरे डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से एडवाइस किया कि, और मुझे तो चाहिए था कि अभी कल शुरू करो, आज शुरू करो, बट ही सेड वी विल डू इट प्रॉपर्ली। तो एक दिन एडमिट हुए, एक दिन पॉट लगाया, पॉट लगाने के फौरन उसी दिन कीमो नहीं शुरू करे, एक दिन रेस्ट करे, क्योंकि बॉडी में कीमो की दवाइयां जाने से बॉडी रिएक्ट करता है और वो पॉट डालने से भी बॉडी को एक एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और वो सब जो किया जाता है उससे भी बॉडी रिएक्ट करती है। तो बॉडी को थोड़ा सा आराम देते हैं, फिर एक दिन के बाद कीमो शुरू करते हैं। पॉट लगाना, कौन सी बाजू, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर राइट साइड में कैंसर है, नॉर्मली डॉक्टर्स को पसंद है कि राइट साइड में ही डाला जाए पॉट, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइन होती है, पर मेरे डॉक्टर ने कहा कि लेफ्ट साइड में डालें, क्योंकि ये घड़ी घड़ी सर्जरी इस तरफ होगी और पॉट में से दवाइयां डालना है, तो हम ये साइड को थोड़ा प्रोटेक्ट करें और दूसरी बाजू से लगाएं। तो मेरे सर्जन को थोड़ी तकलीफ पड़ी पॉट डालने में, पर उन्होंने करे क्योंकि बिकॉज मुझे कन्वीनियंट पड़ा, तो ही देन ही पुट इट ऑन द अदर साइड। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दे हेल्प एंड इट मेक्स इट बेटर। अभी कीमो और फिर सर्जरी के बाद रेडिएशन करना पड़ा, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स हाउ यू रिएक्ट एंड एवरीथिंग। सो और रेडिएशन के लिए भी थोड़ा गैप देते हैं, सर्जरी के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में रेडिएशन देते हैं, और फिर जैसे आपकी बॉडी को आपकी कैंसर का जो डायग्नोसिस है उसके ऊपर वो लोग डिसाइड करते हैं कितना रेडिएशन कहाँ देना। उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो एडवाइस किया जाता है कैसे मैनेज करना। जी, तो लाइक अभी आप बता रहे थे कि आपको कीमोथेरेपी के वक्त और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसे मेन मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसके अलावा आपने कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी ट्राई करी, जैसे कि डाइट या एक्सरसाइजिंग, ऐसी कोई थेरेपी ट्राई करी आपने साइड बाय साइड? Diet and exercise is part of the deal. It is not a alternative therapy. No. During the chemo, I was treated at Jaslok Hospital. बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वो लोग आपको पूरा गाइडलाइंस देते हैं डाइट के लिए वगैरह, सब कुछ, क्या खाना, कैसा खाना, सब रेस्ट, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या क्या केयर लेना चाहिए। लाइक नौशिया होगा तो ये करें, दवाइयां ले। अगर आपको माउथ के अल्सर्स होंगे उसके लिए पहले से ही आप गागल्स करना ही है, तो वो दिन में 4 बार गागल्स करना ही है। वो बहुत कड़वा होता है, वो उसका जो माउथ गागल जो देते हैं वो दवाई जो गागल करने के लिए, बट जानते हुए कि इससे प्रॉब्लम इतना बुरा हो सकता है ओरल अल्सर्स का, तो मैं बिल्कुल बराबर से कर रही थी। नौशिया मुझे ज्यादा हुआ नहीं, एक बार हुआ, और हो रहा था तो जो एक गोली दी गई थी ऑलीवेल्ट करके,
वो खाने से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर मैंने मैनेज्ड इट। डाइट में बहुत सारी चीजें बताई गई थी, जैसे खाना, कुछ कुछ स्पेशल किस्म के लड्डू बनाओ, ये वो तो उससे स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। आई वॉज ओके, मुझे जो खाया जाता था आई वुड ईट। वो ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट गोइंग इनटू वो क्या खाना, आई मीन लाइक फैंसी स्टफ। बेसिक क्या होता था, इनिशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, कुछ लगा नहीं, पर जैसे टाइम बढ़ता गया, ये कीमोथेरेपी में क्यूमुलेटिव होता है, उसका असर बढ़ता जाता है, दिमाग में असर होता है, ब्रेन फॉग होता है, याद नहीं रहता है, समझ नहीं पड़ता, ऐसे लगता है सबको कि आप ठीक ही हो, और आपको भी लगता है ठीक हो, पर जब वो ब्रेन फॉग रिलीज होता है तब पता चलता है, ओ बॉस ये क्या हालत थी मेरी। क्लैरिटी जब आती है तब समझ पड़ता है कि कितनी तकलीफ हो रही थी। डाइट के बारे में मुझे पहले कुछ नहीं अच्छा लगता था अपना सारा खाना, और आई एम अ नॉन वेजिटेरियन एंड आई लाइक टू ईट माय नॉन वेजिटेरियन फूड एंड आई लाइक माय स्पाइसेस, आई लाइक माय अचार्स, आई लाइक एवरीथिंग। मुझे पसंद है अपना खाना, बिल्कुल पसंद है। बट जब वो कीमो का सिचुएशन आगे बढ़ता गया, तब मुझे इतना नफरत हो गई खाने से। अपने जो मसाले होते हैं, अपनी जो तड़का होता है, उसकी खुशबू से मुझे गुस्सा आता था। और आई वुड लाइक ओनली सॉल्ट। मुझे बोला गया था कि यू विल लाइक सॉल्ट, पेपर एंड नींबू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सॉल्ट, पेपर, नींबू एंड दैट्स ऑल आई वुड हैव, ऐसे मतलब खाने के साथ बिल्कुल हल्का खाना, और जस्ट नमक और नींबू और थिंग्स लाइक दैट, एंड दैट वाज फाइन। बिकॉज बाय दैट टाइम बिकॉज पहले मैं गुस्सा हो रही थी कि क्यों ये ऐसा बना रही है खाना, फिर देखा कि दूसरे किसी को नहीं लग रहा है प्रॉब्लम, ये मेरे माउथ का प्रॉब्लम है। फिर मैं शटअप हो गई और फिर अपना अलग से करवाने लगी, तो या। जी, तो मुझे ये भी पूछना था आपसे कि जैसे तब पूरा ट्रीटमेंट चलता है, आपकी पूरी जर्नी के दौरान आपको मेंटली और इमोशनली भी काफी स्ट्रेसफुल लगा होगा, तो आपने वो चीज कैसे मैनेज करी? जो मेंटल स्ट्रेस आता है, जो टेंशन होती है, उसको कैसे मैनेज किया? To tell you the truth, Astha, when I was in it, मुझे नहीं समझा कि मैं स्ट्रेस में हूँ। I was like, I have to get through this. ये होना है, ये फिनिश होना है। It was, I'm a very strong person. So for me, it was like, it's a problem, ये solve होगा, इसको treat करना है, निकल जाएगा। I mean, it's just a matter of time. इतना महीना है, निकल जाएगा, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो ऐसा कोई मुझे स्ट्रेस नहीं था। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, my father, he couldn't handle it. He died in the middle during my chemo. उस वक्त मुझे गुस्सा आया उनके ऊपर, क्यों गए? I wasn't sad, I was just angry. I said, why did he go? I needed him now. So I have a very different reaction. People will sit and cry. I was angry. And my daughter got pregnant. And that was her first baby. And she insisted, वो आई, वो अमेरिका से आई, बोली नहीं मैं रहूंगी आपके साथ मम्मी, और ऑपरेशन के वक्त मैं ही रहूंगी। और उसको आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हर कि बच्चा यू आर प्रेग्नेंट, हॉस्पिटल में तुम क्यों रहोगी? बट शी इंसिस्टेड, एंड देन आई हैड टू गिव इन। वो रही मेरे साथ हॉस्पिटल में पूरा टाइम जब तक वो सर्जरी था, और दैट वाज इट। So maybe I was stressed, but I don't really know. My sister came and stayed for some time. My brother came and stayed. मैं सिर्फ एक टाइम डिस्टर्ब हो गई और अपसेट हो गई थी बहुत बुरी तरह से। मैं कभी ऐसे रोई नहीं, पर वो एक टाइम जब मैं रोई, वो जब रिएक्शन बहुत बुरी तरह से हुआ। एक डॉक्सीटैक्सोल करके ड्रग है जो सेकंड फेज में दिया गया, और डॉक्टर थॉट आई कुड हैंडल इट, सो ही सेड 3 वीकली देंगे, तो वो हाई डोज होता है, और दिया गया मुझे फ्राइडे के दिन। और पहले दिन तो बिल्कुल, थर्सडे के दिन शायद, फ्राइडे आई वाज फाइन, फ्राइडे सैटरडे फिर जो रिएक्शन हुआ मेरे, और बहुत रेयर होता है, सबको नहीं होता है, देयर आर पीपल आर पुटिंग हैंड्स अप, डू वी हैव टू टॉक टू देम?
जी, हम लोग उनसे भी अभी डिस्कस करते हैं। बिंदु जी भी बोलना चाहती है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बिंदु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। लगता है अभी उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जी, अभी हम लोग कुछ देर बाद वापस से उनका क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, आप। तो आई गो बैक टू माई थिंग। तो जो रिएक्शन हुआ वो हैंड एंड फुट सिंड्रोम बोलते हैं उसको, और बहुत रेयर होता है, पर मुझे बहुत बहुत बुरी तरह से हुआ। और मेरे हाथ पैर दोनों सूज गए, लाल हो गए, बुखार आ गया बहुत ज्यादा, और इतना दर्द था मैं चल नहीं पा रही थी। व्हील चेयर पर अंदर बाहर किया, और मैंने डॉक्टर को बोला मुझे नहीं चाहिए, अभी हो गया मेरा ट्रीटमेंट। So then he actually changed from the 3 weekly to a weekly. तो फिर वो 3 डोजेस के बदला 9 हफ्ते और निकाले वो ट्रीटमेंट के लिए। पर ये जो रह गया मेरे हाथ में, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी रह गया मुझे, तो अभी तक है। तो आई वुड एडवाइज, कभी भी कोई कीमो करवाने जाए ना, तो दिस इज वन थिंग टू रिमेम्बर कि अपनी ब्लड वेसल्स स्कैल्प में और हाथ पैर में बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों को ना हम अगर कोल्ड कंप्रेसेस करके ले जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द कीमो, इट हेल्प्स अ लॉट। सो अभी कोल्ड कैप्स तो मिलती है हेड के लिए, तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द हेड फ्रॉम गेटिंग द इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, मे बी हेल्प्स द हेयर फॉल ऑल्सो। बट हाथ पैर के लिए बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उनको अगर हम कवर करके रखें तो ये रिस्क जो होता है developing this hand and foot syndrome is much reduced. जी बिल्कुल। तो मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था आपसे कि मतलब लाइक आपने अपना ट्रीटमेंट कराया पूरा, तो पूरे ट्रीटमेंट और पूरी जर्नी के दौरान ऐसी क्या चीजें रही जिससे आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिली? My friends, I had friends who were very, मेरी दोस्त, फैमिलीज तो होती है, बट फ्रेंड जो अलग किस्म का एक हेल्प देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, अपने लिए प्रे करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मेरी खुद की फ्रेंड्स थी, वो रोजाना कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजते हैं अपने 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 गॉड्स के थ्रू। एक क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, जिसका भी जो भी उनको ठीक लगे वो मुझे भेजते थे। एक ग्रुप बनाया गया था, बहुत फर्क पड़ता था। आई वुड नॉट नेसेसरीली रिप्लाई, मैं किसी के साथ ज्यादा बात करती नहीं थी, वो लोग मैसेज भेजते मैं पढ़ती। मेरी बहन अमेरिका में रहती है, उसने अपने फ्रेंड्स को सब कलेक्ट किया, उन्होंने भी एक ऐसा ग्रुप बनाया, और वो मुझे, और ये लड़कियां मुझे ज्यादा जानती नहीं, मेरी बहन की फ्रेंड है, पर वो लोग ने भी मुझे इस तरह से सपोर्ट किया। तो इट वाज वेरी गुड, इट हेल्प्ड अ लॉट। फैमिली इज ऑलवेज देयर, बट माय मेड, शी वाज एक्सीलेंट। बहुत लड़की, मेरी बेटी जैसी, इतना ख्याल रखा मेरा, बहुत फर्क पड़ जाता। बिकॉज वो डे टू डे में कोई चाहिए ना, फिर डे टू डे में हम अलग अकेले, सिंगल फैमिली, तो हस्बैंड वाइफ एंड माय सन, हम लोग, मेरे 2 बच्चे अमेरिका में हैं, तो वो बेटा बेटी तो आके गए, बेटी आई सर्जरी के लिए, पर जो हम लोग थे वो इतने ही थे। तो वो लड़की जो थी मेरी, वो बहुत ध्यान रखा। जी बिल्कुल, मतलब इन चीजों से ना बहुत फर्क पड़ता है कि आपके Yes. साथ कोई है बात करने वाला, Yes. बातें शेयर करने वाला, जो आपको तकलीफ हो रही है या जो बताना है। तो जितने लोग हमारे साथ रहते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे साथ और भी हमारे जैसे और भी लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। इनफैक्ट उस वक्त ना ये सब फेसबुक और सबके ऊपर इतना कुछ था नहीं,
There were no groups. Now there are many groups on Facebook. You know, breast cancer survivors, ये वो सब कुछ बहुत है. उस वक्त पता नहीं. It's not very 5 years ago, but इतना नहीं था. तो अभी बहुत सारा बढ़ गया है और I try to be as proactive as possible to talk to people if there is any way I can help. Yes. जी तो आपके ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद ऐसे आपने कोई लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट किए, मतलब आपने कुछ चेंजेस करे अपने नॉर्मल रेगुलर लाइफस्टाइल में लाइक ट्रीटमेंट के बाद? Yes. I was active before, but I was not so particular with my exercise or diet. I used to like to eat. मुझे खाना बहुत पसंद, मैंने पहले ही बताया तुमको, मुझे खाना बहुत पसंद है. But अभी I was more careful कि खाना सब कुछ हिसाब में खाना, अपने वजन के ऊपर ध्यान रखना थोड़ा सा. It wasn't like that I was really overweight or anything, but just to be good and fitness, exercise. मेरी बहन बहुत फिटनेस की फ्रीक है. मैं उसको क्या बोलती, क्या जरूरत है इतना फिटनेस करना, बट एक्चुअली मैं भी शुरू हो गई उसके अंदर. आई मीन मेरा वॉक्स तो होता ही था, अभी रेगुलर वॉक्स करने लगी. और फिर जो कोविड आ गया तो उसके अंदर तो घर के अंदर ही वो लेस्ली, वॉक विथ लेस्ली, ये वो बहुत सारा कुछ करने लगी. एंड आई ट्राई टू बी मोर पर्टिकुलर during the chemo, because of the chemo जो स्टीरॉइड्स वगैरह लिए जा रहे हैं उससे मुझे डायबिटीज हो गया जो मुझे पहले नहीं था. और मुझे लगा ये डायबिटीज हुआ है इसकी वजह से, आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट. तो उसके लिए मैंने वर्क किया एक डॉक्टर के साथ भी, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे कहते हैं वो सब करने से I have got rid of the diabetes, and I'm not diabetic. I'm pre-diabetic now, and I've got some medication diabetes के निकाल दिए गए. अभी in fact recently you were asking about alternative therapy, तो I am on maintenance therapy. वो पहले नहीं बोला जाता, धीरे धीरे पता चलता है कि मेंटेनेंस थेरेपी होता है. ओके मेंटेनेंस, अभी मेंटेनेंस तो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, फिर अभी बोलते हैं 10 साल के लिए. 5 साल मेरे पूरे होने आए. मैंने डॉक्टर को पूछा भाई अभी क्या करें, अभी बंद करेंगे? बोलते हैं नहीं अभी दूसरा ड्रग चालू करेंगे. आई वांट टू स्टॉप, मुझे नहीं कंटिन्यू करना, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं जो भी ड्रग्स आप कैंसर के लिए, बिकॉज जो जंतु मारते हैं कैंसर के, they will have some side effects. अभी targeted therapy मिलती है, correct, जिससे सिर्फ कैंसर के ऊपर अटैक होता है, but that is for cancer which is now present. Now to catch the one that I am on and to prevent that we have to work with what is available. तो ये सब drugs के side effects होते ही होते हैं. I'm tired, मुझे नहीं करना. तो I found somebody now who is going to be, who is an Ayurvedic doctor, and he's got some good references and all, so I'm trying to work with him, and inshallah I will not stop my allopathy. Of course I'm an allopathic doctor, I can't do it, but I want to do this and see if I can make it happen. जी मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारी क्वेश्चंस को एक एक करके लेंगे और सारी क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे. तो मैम मुझे आपसे ये भी पूछना था कि फिर लाइक ओवरऑल आपने अपनी पूरी जर्नी से लाइक क्या सीखा, क्या आपकी ऐसी लर्निंग्स रही हैं आपकी जर्नी से? Okay, first is don't be too sure of yourself. You can get cancer anytime, and किसी को भी हो सकता है, right? तो थोड़ा humble रहना बहुत जरूरी है कि मुझे सब आता है, नहीं है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जब होता है तो पता नहीं चलता. I mean, it can happen. जितना भी केयर ले लो हो जाएगा, होना है तो होगा. They say there is an emotional and psychological and all those factors that contribute to cancer coming into your body. Maybe, but not, I don't necessarily agree with that. तो मेरा मानना है कि भाई अगर आता है तो accept it, but there's no point in crying. ये एक बीमारी है और बीमारियों की तरह, और इसका अभी इलाज है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का काफी कुछ है. पिक इट अप, कैच इट एंड गो अर्ली, बिकॉज अर्ली पकड़ने से ही उसका कुछ कर सकते हैं हम. लेट आता है. फिर मेरी एक मामी थी, शी सैट ऑन इट, उसने कुछ किया नहीं बोलता है उसमें तो गांठ में दर्द नहीं हो रहा,
और जब बढ़ गया तब गई, and then it did not work for her, right? So we lost her after a bit, because anyway, so yeah, so I learned that yes, you asked me what are my learnings. One is that. Two is to take care of yourself, to be aware of your body, to respect your body, to treat it well, not abuse it. Not abuse it in the sense that मैं ये कर सकती हूँ, वो हाँ कर सकती हूँ, पर अपने हिसाब से और अपने मर्यादा में रह के. मैं अभी हूँ 62 years old, so I should respect that I am 62. I'm not 25. I cannot do what I would do at 25. I can do a lot, and I do it happily, but at least respect at my age, and respect others who are passing through this. And if I can help them in any way, yes. I've learned to be empathetic. I've learned to be more helpful to people. I always was, but a little more, maybe more. That's about it. Yeah. तो आपकी लर्निंग से हमें भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, उनको कुछ अपनी साइड से कुछ मैसेज देना चाहती हैं या कुछ भी बोलना चाहती हैं, तो आप बोल सकती हैं अभी. मैसेज क्या दूं कैंसर पेशेंट्स को? यू आर नॉट अलोन. आप अकेले नहीं हो. और ये जो कैंसर है एक बीमारी है, right? Like I said earlier, it's a disease like other diseases. So don't get disturbed by it. It has come to you like diabetes comes, like hypertension comes, like heart disease comes. This is also a disease. Yes, sometimes it takes a longer time. But अगर हम positive रहे और confident रहे कि इसको हम मारेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे. We don't have to stop living. इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है 8 महीना, 1 साल, जितना भी, और फिर चला जाता है. यस, रिकरेंस होता है, पर हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. सो लाइक ब्लड प्रेशर की गोलियां जिंदगी भर लेते ही है ना इंसान. तो दैट वे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. वो कैंसर इतनी भयंकर बीमारी ऐसा सोच के नहीं चलना. बट हैविंग सेड दैट, it causes, just ट्रीटमेंट चालू होती है तब दिमाग नॉट नेसेसरीली सही तरह से चलता है, और तब इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है, जहां केयर गिवर्स की जरूरत पड़ती है. और केयर गिवर्स को ये कहूंगी कि आप अपने जिस पेशेंट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें. डोंट गेट irritated or angry with them. Just try to understand them. That you know what, they can't always explain what is going on. always express तो नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या हो रहा है. मुझे पूछते थे लोग क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. मुझे नहीं पता. That's what it is. You don't know. But I want to be hugged. I want to be loved. And that has to be shown to me. You don't have to come and give me a hug. You don't have to tell me I love you. You can just do small things. छोटी छोटी चीजों से सामने वाले को पता चल सकता है कि भाई these people care for me. And that is what you have to do. Just get anything small which you know that will make the patient happy. Just do a small thing. Maybe draw the curtains. Maybe just get the chappals and keep them there. Just put the blanket. Get a warm bowl of soup. Whatever. Just small things. That makes a lot of difference. जी, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है आपसे कि अगर आपको अपनी पूरी कैंसर हीलिंग जर्नी को एक लाइन में बताना होगा या एक सेंटेंस में बताना होगा, तो आप कैसे बताएंगी? One sentence. It has been an eye-opener. It has been a journey which has made me a better person. And I thank the Almighty for giving me this so that I could make a difference to a larger population which I would not have reached out to
prior to cancer. I was a radiologist and I was working as a radiologist, a doctor, right? I mean, मेरा काम था वही, और मैं वही करती रहती. पर ये कैंसर होने के बाद मैंने वर्किंग एज अ क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट बंद किया और ये ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया, जिसके मैं ज्यादा औरतों को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि भाई अपने आप को टेक केयर करो. तो यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. एक सेंटेंस नहीं, ज्यादा हो गई. हाँ, सॉरी. नहीं नहीं मैम, बिल्कुल आपने इतना कुछ बताया है, इतना आप मतलब बिल्कुल इंस्पायर हुई हूँ मैं काफी सीख रही हूँ आपसे. एंड मैम एक क्वेश्चन भी है हमें, स्वीटी जी से क्वेश्चन है कि कंप्रेशन से मतलब उनका एक क्वेश्चन है आपसे कि कंप्रेशन कैसे लेना है इंजेक्शन से पहले. काय का कंप्रेशन? जी एक सेकेंड, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ तो वो डायरेक्ट आपसे डिस्कस कर सकती हैं. स्वीटी जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. Yes, thank you so much for taking my question. My name is Sweetie. So I just wanted to know, आपने कहा था कि those peripheral neuroperipherals जो आपको हुआ था, उसमें हाँ उसमें आपने compressions के लिए आपने cold compression suggest किया था. So how are you supposed to take it? So basically what what we did and what you can do is ice packs and cold towels. So we carried towels from the freezer. We put wet towels in the freezer, two for the hands, 2 for the legs, right? And then when we get there, and we took more than 4 actually, तो वो wrap करके रखे हाथों पर और पैरों पर. So covered the hands and feet, wrap the foot and the hand with it, and then फिर वो जब वो गर्म हो जाए तो then take out the next from the freezer, because there is a freezer in the chemotherapy room. Then you put that the next lab. So you keep changing and maintaining that cold on the hands and feet. Not compression really, just keep the hands covered. There is no need for compression. You understand, sweetie? Did you understand what I said? Sweetie? Asta, did she understand? Is she there? हाँ जी, बिल्कुल. Oh, yes, thank you so much. Actually, I muted myself because you could hear an echo, that's why. I got the point. Now, this thing is she's already done chemotherapies and it's already affected her peripherals. तो उसके वजह से वो walking, उसके पैर के sensations काफी weak हो गए हैं. So now they have suggested immunotherapy for her. So yeah, because it's actually the uterus cancer that she has. They have removed her uterus and everything, and 8 chemotherapy still didn't work. So immunotherapy and chemotherapy combination दे रहे हैं उसे अभी. So we just wanted to know कि we have to like just do it, because now पहले admit कराते थे because she used to become really weak and ICU में चली जाती थी chemotherapies के वक्त. But now it's only a day treatment, so she just goes and comes back. So we are supposed to like do that in the yes. But while she's still going on with the chemo, there is no harm. Must do this. It is no, because you're still going, no chemo जा रहा है ना अंदर, तो आगे नहीं बढ़े ना, थोड़ा जितना कंट्रोल हो पाए करे ना, आप समझे आप? हाँ. So जब भी वो hospital में जाती है तो वहाँ पर we should take the ice packs and ask her to probably hold it or something, because towels and all, we have to carry it. Okay. Yeah, carry it. No, get an ice box and put it inside that, and then ice packs. Ice packs are hard. Towels are soft. As it is, the skin is very delicate and you're hurting, right? You don't want to have hard ice packs on your hand. You want soft things. So the soft towels which are wet and then from the freezer, they are cold. So you can wrap those. You understand? छोटा towels लेके wrap करो उसको, और you can have multiple small ones, no? And then so just until just the injection is over, while the chemo is going on. Okay, got it. Yeah. So that it prevents the focus of that chemo drug in the hands and feet. Yeah. Got it. Okay. Yeah. Thank you so much. That's very informative. Yeah.
Thank you. Welcome. और थैंक यू स्वीटी जी आपका डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन। अंजू जी भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं, तो अंजू जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अंजू जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकती हैं। अभी आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। भारती जी का भी क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hello. Hi Anju. Hello. Yeah. And I am also a doctor, ophthalmologist. Hi. And after 9 doses of Paclitaxel, I had severe neuropathy. My doctor told me कि 6 महीने में जाएगा, 1 साल टाटा में नहीं जाता है ना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं न्यूरोपैथी जा नहीं रहा जाता है। नहीं। और अभी मेरे को क्या ओरल कीमोथेरेपी स्टार्ट किया है। वो जिलोडा, यू नो कैप्सिटाबिन, तो वो Okay. एक्चुअली में लीवर में स्प्रेड हो गया था जनवरी में। ओके तो ओके। अब मेरे को न्यूरोपैथी और ज्यादा हो रहा है और हैंड एंड फुट सिंड्रोम। अरे यार, so child, what you just stay with, see, nothing will really work, okay? I mean, very clearly my neurologist told me recently when I met him, this is something you live with for the rest of your lives. आपको भी है न्यूरोपैथी? Yes, yes. तो आप क्या प्री गाबा या गाबा कुछ लेते हैं? Yes, I'm taking GABA 300. How many? 300 BD? No, I'm taking it only at night. It anyway causes me to sleep a lot. I'm also taking, but I'm taking Pramipax, but that is for my restless leg. So for this, I'm taking the other thing which is very helpful, and I want to go back to it. I was reading my notes from earlier, Anju, is that to take CBD THC combination. What is it? CBD THC. Okay. अच्छा वो that hemp oil. Yes, not oil, the tablets. I mean, you get capsules, and they're good. They're good. You have to have the element of THC. CBD alone does not work. You have to have THC CBD combination. Can you please send me the name of the tablet on WhatsApp or something? I can. Yeah, I don't know how to share with you. Asta will let me know. I will you can put this on Zen Onco group breast. Certain. Yeah, Anju, also Anju, what you can do, you can also share your number with me only on the chat, not publicly. So yeah, so Dr. Ismat, we also have medical cannabis, which is a combination of CBD and THC. Yeah, that we share with patients. So, and you are very right, patients have seen amazing results due to this. In fact, Does it really help? I mean, yes, reducing neuropathy? Yes, it helps. It a makes lot. a difference. Makes a difference. And what about hand and foot syndrome? Do you have any idea about this? That only. No, I had the hand and foot syndrome, right? And see, it'll eventually go. I mean, what is your symptom in the hand and foot syndrome? I had peeling, I had burning, I had peeling, burning, and severe pain. Yes. So it's still going on. Because I am on oral chemotherapy, no? So this oral chemotherapy is still. Oh my God. It's still causing. यही combination, यही है side effect है hand and foot syndrome. And उसके ऊपर न्यूरोपैथी है पहले से, तो वो डबल इफेक्ट हो गया. तो आपके डॉक्टर को बताएं और थोड़ा कुछ अगर ड्रग चेंज करे तो. नहीं वो जिलोडा तो अब तो वही चांस ही नहीं ले सकते ना. All the best. Then I think you have to try it. Then you try this the THC CBD combo. Okay, definitely I will try. And what about B6? I mean, B6, B12. Oh yes, those are good. And then you have to also see your serum iron. And if your serum ferritin is low, that also makes a lot of difference. See that it's bumped up. Okay, these are things that are How to warm up serum ferritin? Should we take IV? That you have to consult your doctor. I'm not into that. Then I would want a consultation. So you work on that one. The other thing is, the serum iron, what did I say? B6, B12, and something else was there. Vitamin D3 also, just see that you're on it's all good, because all these things are small, and you're and the trace elements, magnesium and all those, because if you get those supplements for those, right? So just that you can just take anyway.
Right, Dimple, I'm sure has those things going on right? Then on Yeah, she can definitely guide we you do there. have. ठीक है, so nice of you, ma'am. Thank you. Yeah, all the best, Thank you. dear. All And the can I best. put this cold this thing sponge? You know, told me Yes, na, please. cold. Yes, do it. हाँ. What, there is no harm done when you're at home and at night on the day 2-3 times. What's the harm? Kar lo. Okay. You're on the So nice. medication. When you're taking the medicine, na, how हाँ. often do you take it? Morning or evening? Whenever you take it, हाँ. for those 2 hours aage and piche of that, just sit with that in your hand. Okay. And behind your feet. Okay, It that's will nice. help. हाँ. So I will take now CBD TSC, you know. Yeah. Thank you so much. जी अंजू जी, आप अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर सकती हैं एंड हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड सीबीडी सारी हम पे सारी अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। बिंदु जी भी कुछ बोलना चाहती हैं। बिंदु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो बिंदु। हेलो, नमस्ते। 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 मैं बिहार से हूँ। नमस्ते। हाँ, मैं बिहार से हूँ। मेरा तो फर्स्ट स्टेज और है। आपने म्यूट कर दिया अपने आप को। बिंदु जी, आपने म्यूट कर दिया है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है अब। अच्छा, अब हो गया? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट तो हमारा ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, जो 6 बचा हुआ है। ओके। और मेटासिस मेरा नहीं था, फर्स्ट स्टेज था, पर ER और हर्न्यू दोनों मेरा पॉजिटिव है। ओके। और अभी दवा में सिर्फ लेट्रोजोल चलता है और बीपी की पेशेंट हूँ तो बीपी का दवा चलता है। ओरल में यही लेती हूँ और रात में सिर्फ एक कैल्शियम और ताकत की कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल। यू आर गुड। हाँ, आई एम फीलिंग बेटर। मतलब ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता है, बट मेरा वेट थोड़ा बढ़ा है और हाथ पैर के तलवे में जलन होती है। और कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता। कभी कभी स्टफनेस होता है, जैसे लगता है कि बॉडी बहुत हार्ड हो गया है, और फिर हाथ का एक्सरसाइज वगैरह करने पर या प्राणायाम करने पर वो ठीक होता है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उठने के साथ सुबह सुबह ना, स्पेशली ये हाथ पैर का जो जकड़ जाता है। हाँ, वो बहुत अर्ली मॉर्निंग थोड़ी वीकनेस भी बहुत फील होती है। यस। पर जैसे ही सुसुम पानी थोड़ा सा लेकर आदमी पीता है और थोड़ा ब्रिस्क वॉक करके फ्री करने की कोशिश करती हूँ और धीरे धीरे अच्छा लगता है। यस, आई थिंक यू आर गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पर आपके ग्रुप में रहने पे ये लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है कोई अजूबा नहीं है। एग्जैक्टली, आई थिंक डिम्पल ने बहुत अच्छा शुरुआत की है ये, बहुत जो सब कनेक्ट करते हैं लोगों को। बट क्या है ना कि उनका जो डाइट चार्ट है मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं हेजिटेट होकर चुपचाप सुन लेती हूँ। वो मेरे से पॉसिबल नहीं होता है। You don't have to, as long as you are happy, it's okay. Yeah, I am happy. I am happy and I am feeling better too. That's good. कभी कभी हाँ, बट कभी कभी क्या होता है, बॉडी का जो पेन है वो कभी फील होता है, कभी बहुत कड़ापन लगता है। लेफ्ट साइड में मेरा है और मेरी कंजर्वेशन सर्जरी हुई है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। ओके। तो कभी कभी लगता है तो फील करती हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है, बट माइंड को उधर से डाइवर्ट कर लेने पे अच्छा फील होता है, फिर याद नहीं रहता कि ये बहुत कड़ा है। जरूर, वेरी नाइस। आई थिंक यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। गुड फॉर यू। एक डर होता है कभी कभी, जब मैं आपके ग्रुप में भी सुनती हूँ या कभी पेपर में पढ़ लेती हूँ कि ये रीअक्रेंस होता है, तो उस डर से थोड़ा निकलना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। कुछ कर नहीं कर सकते, अपने को ध्यान रखना है। यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर हेल्थ, यू हैव टू चेक योर ब्रेस्ट द अदर साइड एंड यू वॉच योरसेल्फ, दैट इज ऑल। कुछ वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आने वाला है आएगा, जब आएगा तब उसको देखा जाएगा। अभी आप लेट्रोजोल ले रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है, तो यू हैव टू जस्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है कि भाई आपके सहारे हैं और हम अपने डिम्पल के साथ हैं। वही मैं भी यही सोचती हूँ कि जब मैं नहीं जानती थी तो मेरे को आया। करेक्ट। और मैं जब आया तो पूरी फैमिली में सिर्फ बच्चे और मेरे हस्बैंड, ये 4 लोग ने ये कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, वो सब करेंगे जो एक डॉक्टर कहेगा, जो होना होगा वो होगा। बट अदर्स पीपल जो है उन्होंने यही कहा, बाप रे कैसे हो गया, अब तो ये नहीं बचेगी। तो बहुत सारा मतलब सुनना नहीं ना उस वक्त ना, और दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं रखना, नहीं रखना। बट बच्चों ने जो विश्वास दिलाया वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि ये फेज आया
तो उन्हें भी थोड़ा एहसास हुआ कि मुझे कैसे मदर का फादर का केयर करना है। वो Yes. बहुत फ्री अब नहीं रहते हैं। Yes. फ्री नहीं रहते हैं मतलब ऐसी नहीं है कि वो हमेशा टेंस रहते हैं, बट रेस्पॉन्सिबल हो गए हैं। अच्छा भी लगता They're है। responsible, yeah, and they care more about you, and they show the हाँ, care. more about. That they But always मैंने care, but they हाँ show the ये caring. That is what is important. जब I mean कभी वो that you देखते know हैं that they are showing that they care for you. आई नो, बट मैं उससे कुछ उन्हें कुछ कहती नहीं हूँ, पर ये रिकरेंस का जब दिमाग में आता है तो थोड़ी मुझे परेशानी होती है। और कुछ यहाँ तक नहीं, लेके आए ऊपर वाले, आगे भी लेके चलेंगे। आगे भी लेकर जाएंगे, यही सोच कर खुश रहती हूँ और क्या। Yeah, and also Bindu ji just wanted to add on recurrence part. तो कैंसर में recurrence का fear होना काफी normal होता है, और आपको ही नहीं सबको होता है ये। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लोग recurrence के chances को कम कर सके, वो हमारे हाथ में है। हम वही चीजें कर सकते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है, और वो ये है कि मैं आज क्या करूंगी मेरे एटलीस्ट चांसेस ऑफ रेकरेंस कम हो जाए, है ना। जैसे कि डॉक्टर स्मार्ट ने बताया कि अल्टीमेटली होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, बट हम एटलीस्ट आज वो चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमारा रेकरेंस होने के चांसेस कम हो जाए। तो उसके लिए आपको जितनी हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करनी चाहिए। एंड आपको जैसे एक बार ऑलरेडी वार्निंग मिली है हमें कि कैंसर डायग्नोसिस की, तो उसको हम लोग पॉजिटिवली लेकर के जो भी एक्शंस लेने होते हैं, डाइटरी चेंजेस है, लाइफस्टाइल है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, इमोशनल वेलनेस, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए आप वो करिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीकली आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 150 मिनट्स का वीकली आपका फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, और वो मैं रेगुलर करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये चीजें जो है ना, जैसे कि आपको जो भी अभी क्या आपका कीमोथेरेपी नहीं चल रहा है तो काफी सारे सप्लीमेंट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स हो होते चुका। हैं, हाँ, जो अभी आप ले सकते हैं क्योंकि आपका ड्रग इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वो कौन सी चीजें जो मुझे एंटी कैंसर लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करनी चाहिए, जो कि सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसके साथ में आप अपना एकदम विल पावर स्ट्रांग रखें कि हाँ मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ जो आज मुझे करनी चाहिए और मुझे नहीं होगा। तो और आप सब कुछ अगर अच्छे से करेंगे तो गॉड फॉरबिड सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बट यस, इसके लिए मैं आपके ग्रुप की बहुत आभारी हूँ, वो बहुत बुस्टअप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। पर वही है कि डर तो आ ही जाता है ना, पर डरना नहीं और क्या करना, अपना काम करना। राइट, ठीक है, बहुत कॉमन है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद में वो एक्शंस लेते हैं जो हमें उससे बाहर निकालेगा। तो very well spoken, yes Dimple, that was very well said. Yeah, you have to do the proactive thing that you keep your body in a positive environment, because cancer thrives in a negative environment. So if your body environment is negative, it will grow. So let's keep our body in a positive environment. Okay, I think दीपक जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। दीपक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, दीपक हियर फ्रॉम मुंबई। हेलो दीपक, अभी आप ये जो मेंटेनेंस बोले तो क्या ले रहे हैं आप? एनेस्थेसिया? I'm taking letrozole. We can't hear you. You're muted again. हाँ, yes. आपने बोला आप मेंटेनेंस ले रहे हैं, मेंटेनेंस में क्या ले रहे हैं? लेट्रोजोल। या सेम, वो मेरे वाइफ भी वही ले रही है इस टाइम। तो हमारा तो रिकरेंस है। Okay. After how many years? After 7 years. Okay. 2015 में हुआ, ठीक हो गया, सब ठीक चल रहा था, ये कोरोना में आ गया वापस। So कैसे पता चला? Can you talk about it a little so that everybody, even especially that Bindu is here, no? I mean, let's talk about it if you don't mind. How did she find it again? डिम्पल जी का परमिशन लेना पड़ेगा। Okay, Dimple, can he talk? मेरे परमिशन की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, बस मैं टाइम का थोड़ा सा मैं वो इसलिए तो मैं बोला, तो मैं तो एवरी सैटरडे होता ही हूँ मीटिंग में। नहीं तो Okay. हाँ, जस्ट थोड़ा सा क्योंकि बट हाँ दीपक जी आप शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले है ना, फियर निकाल दीजिए मगज में से, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए। अभी डॉक्टर ने फ्यू मंथ बोले थे, अभी भी ये बार भी, फिर भी अभी वापस उनको इलियक बोन में भी है, इलियक बोन क्लियर हो गया। ये हमने उसको साथ में इनके साथ में दूसरा यूज किया, फ्रैंकिंसंस ऑयल करके हैं, वो इलियक बोन पर अप्लाई करते थे। How did you find it? Why did she go back to?
How did it get diagnosed? She filled the lump again in the breast. Oh, she fell along breast. Okay. Yeah. In the other. Okay. Same breast, other breast. Same breast. Okay, it was a conservative surgery. Yeah. Okay, fine. You're And from then which place? Mumbai. Mumbai. I'm also from Mumbai. Nice to talk to you, sir. We can in future we can meet also in that, because I'm Certainly. running here. Many patients are with us. You're welcome to connect with me. We will connect Yeah. through Dimple. Okay. There Yeah. are other people asking for a call, so maybe we should move to them. Thank you. जी, thank you, Love to Deepak talk to ji. you, Mr. Deepak. Whenever. Let's get it. Yeah. Thank you. जी, करण जी भी हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। करण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम, काफी दिन से मेरे यहाँ पे जो है वो है कहना कैंसर की शिकायत है, और बहुत सारी दवाइयाँ ली है मैंने। मेडिकल कैनबिस ले रहा हूँ। कभी जलन हो जाती है और कभी सही हो जाता है, और ये काफी साल 2-3 साल से है और वो ठीक नहीं होता। जलन कहाँ? हाथ पैरों की बात कर रहे हैं आप? जी, जलन कहाँ? हाथ पैरों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, गाल में जहाँ पर है वो जो स्पॉट में। ओके। देखो भाई, ये क्या है ना, ये मेडिकल कैनबिस इज नॉट अ क्योर। ये क्योर नहीं करेगा, ये आपके दर्द को कम करेगा। तो उसको आप बंद करोगे तो वापस शुरू हो जाएगा। ये बंद नहीं। आप समझते हैं, राइट? So it is something that we have to learn to live with, and hopefully that the cancer doesn't come back, and we can ये जो तकलीफ है उसको हम हैंडल कर पाए, because जिंदगी तो है, उसी के लिए बहुत शुक्रिया, right? And फिर उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, just best as we can do, I think that is important. तो I wish you all the best and don't discontinue. if आपको फर्क पड़ रहा है मेडिकल कैनबिस से तो जरूर कंटिन्यू करिए, क्योंकि सब चीजों की एलोपैथी में इलाज नहीं है. Otherwise you can also try Ayurveda and other modalities like Dimple says. तो वो डिस्कशन आप डिम्पल के साथ करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज मैं उसमें नहीं ज्यादा इन्वॉल्व्ड. करेक्ट? डेफिनेटली डॉक्टर स्मार्ट. करण, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ सबके साथ में. इट्स 9372976783. तो आप इस पे मैसेज शेयर कर दीजिए और फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी, है ना? थैंक यू. मोनूसी जी, मोनूसी जी भी कुछ बोलना चाहती हैं. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. Good afternoon, doctor. I'm from Botswana in Southern Africa. Good afternoon. Yes, I have been diagnosed with, I have stage 2, grade 2 triple negative cancer. Okay. Breast cancer, and I'm currently undergoing treatment. I'm undergoing chemotherapy. 4 rounds of AC and 12 rounds of Taxol. Good. I just wanted to ask, how do you manage anxiety during this period? Because one of the things I noticed, I have a positive attitude that I can beat this, but when my period stopped, I started getting a lot of night sweats. And when I started chemo, and I've started getting very anxious. And the anxiety isn't about beating this, it's about it coming back. So I want to keep a positive attitude so that the anxiety doesn't hinder my recovery. So how do you handle the anxiety and worry during this time? Yes, a very good question. Very good question, ma'am. The thing is, there is no quick fix. There is no solution as such, right? We have to figure out what works best for you. Meditation is a very, very good path to take. You have, maybe it's not easy to do meditation, right? I know I find it very difficult myself. To sit for 10 minutes also is difficult for me. Maybe you can start 5 minutes at a time. And in that 5 minutes, try to focus
and keep your mind as blank as possible. Let the thoughts come and go. Watch the thoughts go. Just watch them go past. You know, literally watch them go. Don't hold on to any thought. It will be very difficult. First, sit in a comfortable position, whatever is comfortable for you, and then focus. Focus on your breath, maybe on the breath in your nostril, somewhere, whatever works for you. Different people have different things. Some people can focus on their breath. Some people focus on an image. Some people can focus on a word that they say. Whatever word that suits you, maybe God's name or whatever that works for you. Once you do that, and it calms you down, and your breathing will automatically become deeper. When you're anxious, shallow breaths come, and that aggravates the brain, because with the shallow breathing, your brain starts working very rapidly, you know. So we have to calm our brain, have to calm our breathing, calm ourselves. And how is best to do it? By this kind of breathing technique, meditation. Work on it. Gradually, you will be better. There is not, I mean, of course, you can take medications like this, like the THC-CBD combination also helps in calming. Yeah. But not always. Sometimes it can go ulta, you know. So you have to be a little careful when you're doing that. And also try not to take it when, try to take it when you're in a better phase to start with than when you're in an anxious mode. See how you're reacting before you actually take it in a anxious mode. Right. Yeah. And hi, so to add on to this, there are many techniques that we can also try along with the meditation, because if you're able to do meditation, that's really wonderful. But yoga, massage therapy, Reiki, healing touch, these are some music therapy and relaxation therapy. These are some of the therapies that really works well with anxiety. And there was a research done, as Dr. Ismat also said, that there was a research done on medical cannabis that has shown effectiveness in releasing anxiety. So, but it needs to be taken with the prescription of a doctor and in the right dosages, so that it doesn't go in the opposite direction. And it was a 2018 study. And also talking to somebody, it could be a cancer survivor, it could be your therapist, will really add a lot of value to this. But yes, managing anxiety, managing stress is extremely important, because it can also interfere with your ability to make some choices in cancer treatment. So it's really, really important that you manage your anxiety. And if any help that you need, I will also share a couple of material with you, some research links and some articles that will really help you in understanding more about it. Manusi, if I'm pronouncing it correctly. So yeah, Manusi. So I've also shared my email ID here, dimple@zenonco.io. You can email on that, and I will share some material, study material with you that will help you in taking care of it. Oh, thank you very much, because I have been using meditation. I meditate in the evenings before I sleep, and it's been helpful. I also do a bit of yoga in the week, not the week when I go for my chemo, but when I've recovered a bit, I do a bit of yoga. So it's been very helpful. I just wanted to seek advice on that. Thank you so much. It's wonderful. Yeah, and we wish you all the healing and prayer in your recovery. Yeah. Yes, absolutely. All the best to you, dear. Yes, Astha, over to you. जी, तो मैम, मैं आपका वापस से बिल्कुल आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स, बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें इंस्पायर किया और हमने इतनी सारी चीजें आपसे सीखी, हमने इतनी सारी बातें जानी। यही इन हीलिंग सर्कल्स की ना, यही मतलब खूबसूरती है। हमें लोगों के एक्सपीरियंस से कितना कुछ सीखने को मिलता है, सबके साथ शेयर करते हैं, इतनी बातें जानते हैं। तो मैं वापस से आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी। तो हम इसी के साथ हम लोग आज का सेशन भी खत्म करते हैं, और अगले सैटरडे ठीक 5 बजे हम लोग वापस से इसी हीलिंग सर्कल पे मिलेंगे। Thank you very much for asking me to be here.
Very, very nice, and thank you. And I hope I have been able to contribute something. Was There are a great. couple of questions in the chat. Do we have to answer that? So Yes, we do need to. Thank you, Doctor, for reminding us. Could you please share those questions so that, because we'll be So- sharing recording as well Yeah. to this event, and those So who are not here then- currently, Yeah. they can also see the answers in the recording later. So Dendu Plama has written, ma'am, what age were you diagnosed? My mom has been diagnosed in 2021 with CA ovary 3C. Is it curable? Now, I was diagnosed at the age of 57. And CA ovary 3, whatever. I mean, the thing is, it's from case to case and everything. Let us have faith that it is curable and take it forward from there. I cannot swear and say that this is curable. We don't know about diseases, right? And how and what kind of disease is it. So I'm sorry on that question. I am not exactly able to answer too much. Next one is, hi, did you get cured with allopathy medicines? Indu Siva Chaka has said that. Or natural ways like whole food, plant-based. No, absolutely allopathic medicines. I cannot say that I would take a risk of treating myself with anything other than allopathy. I'm an allopathic doctor and I know that it works in breast cancer. So yeah, it is definitely there. And I think that is it. Yeah, those were the two questions. Great, wonderful. Thank you, everyone, for joining in, and we look forward to seeing you again in next Healing Circle talks and meeting so many wonderful souls, learning from each other's experiences. And I hope that all of us get healed and support each other like we've always been doing. Thank you so much, Dr. Ismat and everybody. Thank you. Thank you. Bye. Thanks a lot, ma'am. Thank you.